वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, संघ सूची पर चर्चा करने के बाद अभी राज्य सूची और संवर्ती सूची को देखना शेष था, तो यहाँ उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि बताया गया था, इसमें मौलिक रूप से 66 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मूल अवस्था है और कौन कौन से हैं ये जानना आवश्यक है, रटना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रटें, ये बार बार कहा जा रहा है, इसको बार बार पढ़ लीजिए। बस कई बार पढ़ेंगे तो दिमाग में ये चीज़ें बनी रहेंगी, इन्हें रटा नहीं जा सकता। तो देखिए, इसमें लोक व्यवस्था है, पुलिस है, इसके अलावा उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक हैं, कारागार सुधारालय है, पोस्टल सेवाएं हैं और इस प्रकार की और भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि इस राज्य सूची के दायरे में रखी गई। इसके बाद स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भारत के बाहर के स्थानों को छोड़कर अंदर जो तीर्थ यात्राएं संपन्न होती हैं वो भी राज्य सूची में डाली गई। मादक लिकर यानी जो नशीला पदार्थ होता है, मोटे तौर पे आप शराब समझ सकते हैं, तो वो वाला मामला। निशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य की सहायता और शव गाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान, ये जो भूमियों का निर्धारण है या इनके लिए जो नियम कायदे हैं वो सब निर्धारित करने का जो क्षेत्र है वो राज्य का है। तो ये राज्य सूची का विषय है। इसके बाद आप देखिए, कुछ जो नियम हैं, कुछ विषय हैं, उनका लोप हो गया है, मतलब उन्हें यहाँ से लुप्त कर दिया गया है। विलुप्त नहीं किया गया है, मतलब विलुप्त का तात्पर्य ये होगा कि हमेशा के लिए हटा दिया गया, लेकिन इन्हें हटाया नहीं गया है, बस दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, तो यहाँ से लोप हो गया। इसके बाद पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, अभिलेखों से अलग प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, अभिलेखों से भिन्न जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक अभिलेख हैं वो सभी, मतलब कुल मिलाकर जो प्राचीन ऐतिहासिक राज्य स्तरीय स्मारक हैं या फिर संग्रहालय हैं या इस तरह की कोई भी धरोहर जैसी चीज़ है, तो वो राज्य सूची के विषय में डाली गई। 13वें नंबर पे जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है संचार। संचार का मतलब कई तरह के संचार हो सकते हैं। जो आवागमन है उसको भी हम संचार में ही डालते हैं, तो इसमें सड़कें हैं, पुल, फेरी और अन्य संचार के साधन जो कि सूची 1 में नहीं आते हैं वो इसमें डाल दिए गए। पशुधन का परिरक्षण, जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, ठीक है, जीव कल्याण, ये भी। साथ में कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण। कांजी हाउस जो है वो आमतौर पे कसाई खाने के दृष्टिकोण से देखा जाता है। प्रेमचंद की कहानी आपने 2 बैलों की जोड़ी वाली पढ़ी होगी, तो हीरा मोती को कांजी हाउस में पहुंचाया जाता है, लेकिन वहाँ से वो भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर कांजी हाउस और पशु अतिचार जो है इसका निवारण, ये भी राज्य का कर्तव्य है। राज्य करे न करे वो अलग बात। इसके बाद जल है, जल प्रदाय है, सिंचाई है, नहरें हैं और जल निकास है, तटबंध है, जल भंडारण है, जल शक्ति है, मतलब पानी का टोटल प्रबंधन जो है वो राज्य के जिम्मे। भूमि और उसके अतिरिक्त भूमि में उसे या अधिकार, भूधृति के अंतर्गत भूस्वामी और अभिसारी संबंध, मतलब कुल मिलाकर ये भाटक संग्रहण है। भाटक का मतलब समझ रहे हैं, भाड़ा, रेंट। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर कुछ नियमों का लोप हो गया है और 19-20 जो है वो लोप में ही है, मतलब लुप्त है। 21वां है मत्स्यन यानी मछली पकड़ना। और नीचे चलिए, ये क्रम से है, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बाएं साइड से देखना शुरू किया है। हम 21वें नंबर पर आए हैं, नीचे तक जाएंगे जहाँ तक ये सूची रहेगी, उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर दाहिनी तरफ से देखना शुरू करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। तो अब यहाँ पर हमने मत्स्यन तक देखा। प्रतिपाल्य अधिकार जो है, अधिकरण, ये सब भी आपके राज्य सूची के विषय में आते हैं। संघ वाहनों का विनियमन, खनिज विकास, उद्योग, गैस और गैस संक्रम, राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य, माल उत्पादन, प्रदाय और वितरण, बाजार मेले, लोप। अब यहाँ नियमों का और कुछ जो पॉइंट्स है उनका लोप कर दिया गया है। साहूकारी और साहूकार कृषि, ऋणिता से मुक्ति और पंथशाला जो है, पंथशाला पाल, ये सब मामले जो है ये राज्य सूची के विषय है। ऐसे निगमों का जो कि सूची 1 में विनिर्दिष्ट नियमों से भिन्न है, ठीक है, ये ध्यान देना है कि सूची 1 में उनका कोई सरोकार न हो। तो ऐसे नियम और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन, परिसमापन, अनिगमित जो व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक या इस तरह की सोसाइटियाँ होती हैं, सहकारी सोसाइटियाँ होती हैं, उनका प्रबंधन, ये सब राज्य सूची का विषय है। और नाट्यशाला, नाट्य प्रदर्शन, सिनेमा, खेल कूद, मनोरंजन, मतलब जितना भी आमोद प्रमोद विनोद का साधन होता है तो वो सब राज्य सूची के विषय में आता है। दाव और द्यूत, मतलब लॉटरी, सट्टा, जुआ जो होता है वो सब राज्य सूची के विषय में। और राज्य में निहित या उसके कब्जे में संकर्म भूमि और भवन, वो सब। और 36वें नंबर पे जो आप देख रहे हैं वो लुप्त हो चुका है। इसके बाद 37वां आप देखिएगा, राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन, राज्य के विधानमंडल सदस्यों के लिए विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के
यदि विधान परिषद है तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर राज्य में विधान परिषद होती, विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। तो जहाँ पर है उसके सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते इत्यादि वो सब भी राज्य सूची के विषय में डाले गए। अब यहाँ से मामला जो है वो ऊपर की ओर चलेगा। अब यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। 39वां, तो इसे बड़ा किया जा सकता है। देखिए, विधानसभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा यदि विधान परिषद है तो उस विधान परिषद की सदस्यों की और समितियों की जो शक्तियां हैं उनका निर्धारण, विशेषाधिकारों का और जो उन्मुक्तियों का प्रावधान है यानी उन्हें पद से मुक्त करने का प्रावधान है, वो सब राज्य सूची का विषय है। राज्य के मंत्रियों का वेतन भत्ता राज्य सूची का विषय है। राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये सब राज्य सूची का विषय है। राज्य की पेंशन मतलब जो संचित निधि है उसमें से जो दी जाती है उस पेंशन की बात हो रही है। और राज्य का लोक ऋण है, निखात निधि है और भू राजस्व, ये सब भी भू राजस्व का निर्धारण करना, संग्रहण करना, ये सब राज्य के अधिकार में आता है। कृषि आय पर जो कर लगता है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में जो पैसे लिए जाते हैं, शुल्क लिया जाता है, संपदा शुल्क लगता है, भूमि और भवन पर कर लगता है, वो सब। और खनिज संबंधी अधिकारों पर कर, ये भी राज्य सूची का विषय। 51वां पॉइंट आपको ये बता रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क लगेगा। अब कौन कौन सा माल है तो यहाँ बताया गया और साथ में ये भी कहा गया कि भारत में अन्यत्र यानी कहीं और भी विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर से निम्नतर दर से मतलब जो सबसे कम दर हो सकती है। देखिए, सरकार जब भी टैक्स आरोपित करती है तो उसकी मंशा जनता को परेशान करना नहीं होता। कोई उद्योगपति या कोई पूंजीपति अगर फायदा कमाना चाहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, भले ही उसमें टैक्स सरकार लेती है एक तय धनराशि के आगे, लेकिन वो भी इतना मार्जिनल रखा जाता है कि बस देश का काम चलता रहे, देश की व्यवस्था जो है उस पैसे से चलती रहे, बाकी जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। उद्देश्य तो कम से कम यही होता है। तो यहाँ वही बात कही गई कि निम्नतर दर से प्रतिशुल्क लिया जाए, मतलब जो सबसे कम दर हो सके। अब इसमें मानव उपयोग किया जाने वाला जो अल्कोहली लिकर होता है, मतलब दारू की आप बात कह सकते हैं, अफीम है, इसके अलावा इंडियन हेप है, स्वापक जो औषधियाँ हैं, ये सब, ठीक। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी जो कि प्रसाधन निर्मितियाँ नहीं हैं वो भी इसमें डाली गई हैं। और अल्कोहल या इसकी प्रविष्टि का जो उपपैरा ख है उसमें कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है, तो ये मामले उतने उलझे हुए नहीं है, बस आप इनको याद रखिए, ठीक है। अफीम है, अल्कोहली लिकर है, इंडियन हेप है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली गई। इसके बाद अगले वाले पॉइंट में देखें तो ये लोप हो गया है इसका 52वें का। 53वां जो है इसमें विद्युत के उपभोग और विक्रय कर पर टैक्स लगने की जो बात। 54वां यहाँ देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान मानव उपभोग के लिए पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, आमतौर पे पेट्रोल के रूप में जिसे आप जानते हैं। मोटर स्प्रिट का मतलब यहाँ पे वो आपका सामान्य स्प्रिट नहीं है। और प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन जो होता है, विमान की टरबाइन होती है ना, आपने देखा है दोनों तरफ पंखे होते हैं, तो वो जो पंखे होते हैं उसके अंदर जो ईंधन आवश्यकता होती है, मतलब ईंधन की ज़रूरत होती है उसको चलाने के लिए, वो सब राज्य सूची का विषय है। साथ में मादक शराब की बिक्री पर जो टैक्स लगता है, लेकिन अंतर्राज्यीय जो व्यवस्था होती है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है ना कि जो अंतर्राज्यीय व्यवस्था या व्यापार है, वाणिज्य बिक्री, उस पर नहीं लगता है। ये दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। इसके बाद 55वें का लोप हो चुका है तो उसको हम देखेंगे ही नहीं। 56वां देखिए, सड़कों या अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर और सड़कों पर उपयोग होने के योग्य यानों पर कर, चाहे वो यंत्र नोदित हैं या फिर ऐसे, ठीक है। इसके बाद जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, पथ कर लगता है, ठीक है, रोड टैक्स। इसके अलावा वृत्तियों, चुंगी इसको कहा जाता है, वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर। तो चुंगी वाला जो मामला है पूछा गया था एक बार, कौन से एग्जाम में आया था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चुंगी कर जो है ये राज्य सूची का विषय मूल रूप से। इसके बाद वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पे कर, ये सब है। और प्रति व्यक्ति कर, एक पंचायत, एक नगरपालिका या एक क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद के द्वारा वसूले और एकत्र किए जाने वाले जो मनोरंजन कर होते हैं वो सभी। स्टाम्प शुल्क की दरों के संदर्भ में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से जो अलग दस्तावेज हैं उन पर लगने वाला जो कर है। इसके अलावा इस सूची के विषयों में जितने भी चीज़ें शामिल हैं, मतलब अभी तक जो आपने देखा है उसमें से किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, कहीं से विधि का
विधि को नहीं माना जाता है, उसकी अवमानना होती है, तो उसके संबंध में अपराध सिद्ध करने का अधिकार ये राज्य के पास है। उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी एक विषय के संदर्भ में या किसी कई सारे विषयों के संदर्भ में अधिकारिता और शक्तियाँ, ये सब राज्य सूची का विषय है। और 66वें में कहा गया कि इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं शामिल है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारा मामला राज्य सूची पर जाकर खत्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे समवर्ती सूची को, जिसमें कि मूल रूप से मौलिक अवस्था में 47 विषय, ठीक है, सबसे कम। और समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों का चलता है। पहला पॉइंट इसका आप ध्यान से देखें, दंड विधि, जिसके अंतर्गत ऐसे विषय जो कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत आते हैं उनको डाला गया है। दंड प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो कि दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है। किसी राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुदाय हेतु आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी जो कारण हैं उनके विषय में निवारक निरोध, ध्यान से देखिएगा, ये निवारक निरोध की बात हो रही है। और बंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों को जो आरोपी होते हैं किसी मामले में, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट करना, ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है आमतौर पर। विवाह और विवाह विच्छेद, शिशु और अवयस्क दत्तक ग्रहण, जो निर्वसीयता होती है, इसके अलावा उत्तराधिकार की जो व्यवस्था होती है, जो अविभाजित कुटुंब है उसके विभाजन की प्रक्रिया, मतलब ये सारा जो है ये समवर्ती सूची में आता है। इसके बाद कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण, विलेख इत्यादि, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। और संविदा, ठीक है, संविदा जो है ये भी समवर्ती सूची में आता है। यहाँ 8वें नंबर पे आप देखेंगे अनुयोग्य दोष, शोधन अक्षमता और दिवाला, न्याय न्यासी और महाप्रशासक शासकीय न्याय। अब यहाँ 11वां पॉइंट जो है उसमें क दिया हुआ है, उससे कोई सरोकार नहीं है, आपको सिर्फ मतलब याद रखना है इसका। तो न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का संगठन गठन, साक्ष्य शपथ विधियों, लोकहितों, लोक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता, सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय आते हैं जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा मामला है। न्यायालय का अवमान, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है, ये ध्यान देना है। और आप देखें यहाँ पर यायावर और प्रवासी जो जनजातियाँ होती हैं, घुमक्कड़ होती हैं, मतलब आज यहाँ हैं तो कल किसी दूसरी जगह चली गई, तो उनके मामले में फैसले लेने का हक जो है वो समवर्ती सूची में डाला गया है। इसको आप समझ रहे हैं क्यों समवर्ती सूची में डाला गया है? क्योंकि वो एक राज्य में सीमित रहेंगी तब तो उनके विषय में राज्य स्तरीय बात होगी। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रही हैं, तो ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों का निर्णयन का अधिकार होता है। सो यहाँ पर दिया हुआ है। पागलपन और मनोवैकल्य जो है इससे संबंधित मामले है ना। और पशुओं की प्रति क्रूरता का निवारण, ये भी जो है ये समवर्ती सूची का है। वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय। और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ये सब भी समवर्ती सूची का विषय है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर दी हुई हैं। खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। मादक द्रव्य और विष, ये भी समवर्ती सूची का। आर्थिक सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी ठीक है। और वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्याय, ये भी है। व्यापारिक संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद जो होते हैं वो सब समवर्ती सूची के विषय है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। साथ में श्रमिकों का कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं तय होती हैं। भविष्य निधि, नियोजन का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर या वार्धक्य पेंशन, मतलब वृद्धावस्था पेंशन। और अशक्तता की स्थिति में अगर कोई मतलब ऐसा घातक रोग हो गया है या शारीरिक कमजोरी है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, रुग्णता की दशा है उसकी, तो उस कंडीशन में पेंशन का प्रावधान और प्रसूति सुविधाएं, ये सब जो है ये समवर्ती सूची में आते हैं। अब चलिए इसमें चलते हैं एकदम ऊपर, 25वें से स्टार्ट करते हैं। हमने दाहिनी ओर वाला कॉलम वैसे ही छोड़ दिया था, तो इसको पूरा करने का नंबर आ गया है। शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा आती है, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय इत्यादि, वो सब। श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। विधि वृत्ति, चिकित्सा जो होती है, आवृत्ति और इस तरह की वृत्तियाँ, साथ में पुनर्वास की व्यवस्था, पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, धार्मिक विन्यास, धार्मिक संस्थाएं, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। मानवों, जीव जंतुओं और पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोग जो होते हैं, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण होता है यानी पंजीयन होता है, वो सब जो है समवर्ती सूची में डाला गया। और महापत्तन घोषित जो पत्तन है उनसे अलग, जो महापत्तन घोषित हैं वो तो संघ सूची में चले गए, लेकिन जो उनसे अलग पत्तन है उनको समवर्ती सूची में रखा गया। राष्ट्रीय जल मार्गों के संबंध में ध्यान से देखिएगा,
अंतर्देशीय जल मार्गों पर यंत्र नोदित यानी जो मशीन से चलने वाले जलयान होते हैं उनके संबंध में पोत परिवहन और परिवहन तथा ऐसे जलयानों का माफ कीजिएगा जल मार्गों का मार्ग नियमन और अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा यात्रियों और माल वहन यात्रियों का जो आना जाना होता है, आवागमन होता है और साथ में माल का वहन, ये सब जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। 33वें को देखिएगा, बाट माप और जिसके अंतर्गत मानक नियंत्रित किए जाते हैं, नियत किए जाते हैं, उसको छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर ये बात जो कही गई है इसको ध्यान से देखिए, बाट और माप जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं होता है उनको समवर्ती सूची में डाला गया है। कीमत नियंत्रण और यंत्र से चलने वाले यान, मतलब इसके अंतर्गत सिद्धांत कुछ इस प्रकार से आएंगे जिनके अनुसार यानों पर कर लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है, तो वो समवर्ती सूची का है। कारखाने, बायलर यानी भट्टियाँ, विद्युत, ये सब जो है ये समवर्ती सूची के हिस्से हैं। समाचार, ये ध्यान से देखिएगा, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय जो होता है यानी प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, वो सब समवर्ती सूची का विषय है। और पुरातत्वीय स्थल, अवशेष इत्यादि जो कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित है वो समवर्ती सूची में डाला गया है। निष्क्रांत संपत्ति, मतलब जिसमें कि कृषि भूमि भी आती है, वास्तव में कृषि भूमि ही आती है, तो उसके विषय में अधिकार ये संघ सूची में नहीं है, ना राज्य सूची में है, ये समवर्ती सूची में आता है। संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, इसके अलावा आप 43 नंबर पे देख रहे हैं कुछ यहाँ पे, ये देखिए, किसी राज्य में उस राज्य के बाहर उद्घृत कर से संबंधित दावे और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू राजस्व को बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली राशियाँ आती हैं, वो सब समवर्ती सूची में डाले गए। न्यायिक स्टाम्पों के द्वारा संग्रहित शुल्कों और फीसों में भिन्न जो स्टाम्प शुल्क है, मतलब यहाँ जो सामान्य स्टाम्प शुल्क है उसकी दरों को नहीं शामिल किया गया है, तो इस तरह की चीज़ें ये समवर्ती सूची का विषय है। सूची 2 और सूची 3 में जो विनिर्दिष्ट विषय हैं उनके किसी विषय के प्रयोजनों के संबंध में जांच और आंकड़े जो हैं उनको समवर्ती में डाल दिया गया है। और 46 नंबर का पॉइंट आपको कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेंगे लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं, तो सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय। और इसी सूची के विषयों में से किसी एक के संबंध में फीस, लेकिन इसके अंतर्गत न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं शामिल है, तो ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो ये टॉपिक आपको निहायत ही उबाऊ लग रहा होगा, ये मुझे पता है, पिछले 2 वीडियो से यही चल रहा है, लेकिन असल में ये लिस्ट जो है इसको 1-2 बार पढ़ना आवश्यक होता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, रटना नहीं है लेकिन पढ़ लेना है। तो आइए इससे बाहर निकलते हैं। अब देखिए यहाँ से नई चीज़ शुरू होती है, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में भी सब नहीं याद करना है, ये जो लंबे चौड़े फैक्ट होते हैं ना, इसमें से आपको छानना आना चाहिए कि आपके काम का क्या है। फिलहाल यहाँ जो दिया है, भारत की वरीयता का अनुक्रम एक प्रोटोकॉल सूची होती है असल में, जिसमें कि अलग अलग विभागों के अधिकारियों को, अधिकारी का मतलब यहाँ पे जो उच्च पदासीन लोग हैं उनसे तात्पर्य है, तो अधिकारियों को भारत सरकार में उनके रैंक और कार्यालय के हिसाब से लिस्टेड किया जाता है, यानी सूचीबद्ध किया जाता है। तो वरीयता अनुक्रम की सूची यहाँ देखिएगा, साथ में एक सूचना दी हुई है, जैसे कि कहा गया कि वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस अनुक्रम में आदेश राज्य और औपचारिक अवसरों के लिए होते हैं, ये एक मामला है। और उसका सरकार के प्रतिदिन के काम से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वो रोज़मर्रा के काम में शामिल है। और वर्तमान में अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी, और वो समय था काफ़ी पीछे का, 26 जुलाई 1979, 1979। 79 को पहचानते हैं ना, ये वाला। चलिए अब यहाँ से शुरू होती है एक और लिस्ट। ये आप देखिए, सबसे ऊपर जो ऑर्डर होता है, रैंक होती है, वो राष्ट्रपति की होती है, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति की है, उसके बाद प्रधानमंत्री की है, और यहाँ जो क्रम दिया है ना, टेबल का तरीका देख लीजिए, ये पूरा कॉलम है नीचे तक, इसको हम देखेंगे, उसके बाद दाहिनी ओर आएंगे। तो अभी दाहिनी ओर वाला ये वाला हिस्सा हम नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो क्रम से इसमें देखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ हमें रैंक ही असल में देखनी है। तो राष्ट्रपति पहले स्थान पे, भारत का या किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक आमतौर पर, तो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे, राज्यपाल जो है वो चौथे नंबर पे, और कोई पुराना राष्ट्रपति है पीछे वाला तो वो 5वें नंबर पे। ये है 5वें नंबर तक की रैंक। उसके बाद 5वें के क पे आता है उप प्रधानमंत्री, आमतौर पे हमेशा नहीं होते, कभी कभार होते हैं। 6वें नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को रखा गया है। 7वां वरीयता क्रम है केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने मंत्री हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, अपने अपने राज्य में उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो सब इसमें वरीयता क्रम में रखे गए हैं 7वें नंबर पे।
इसके बाद 7वें का जो क है, यहाँ वरीयता क्रम में भी पार्ट बना दिया गया है। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, आप देख रहे हैं कि जरा सी ही वरीयता का अंतर है राज्यों के मुख्यमंत्री में और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति में। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ महत्व दोनों को लगभग बराबर दिया गया है, कम से कम इस सूची से यही मालूम होता है। अच्छा, इसके बाद 8वें नंबर पे आप देख रहे हैं कि भारत स्थित विदेशों के असाधारण पूर्णकालिक जो राजदूत होते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब 8वें नंबर पे वरीयता क्रम में आते हैं। और राज्यों के मुख्यमंत्री के संबंध में तो हमने पीछे ही देख लिया था 7वें नंबर में। यहाँ जो 8वां नंबर है वो आपको बता रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर अगर जाते हैं तो उनका वरीयता क्रम क्या होगा, तो उनका जो क्रम होगा वो 8वां होगा। और राज्यों के राज्यपाल अगर अपने राज्यों से बाहर जाते हैं तो उनकी हैसियत 8वें नंबर की होगी, और अगर अपने राज्य में रहते हैं तो 7वें नंबर पे रहेंगे। अच्छा, अब 9वें नंबर का देखिएगा, 9वां वरीयता क्रम है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो वरीयता क्रम में 9वीं पोजीशन पे है, मोटे तौर पे आप याद रखिएगा। और 10वें नंबर पर राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के कोई अन्य मंत्री हैं तो उनको रखा गया है 10वीं वरीयता में। यहाँ पर ये सूची ये यहाँ तक चली आई है, तो 11-12 देख के तब हम लोग उधर की तरफ जाएंगे। 11वां पॉइंट है भारत के महान्यायवादी का, और मंत्रिमंडल के सचिव हैं, उपराज्यपाल हैं अपने अपने केंद्र शासित प्रदेश में, है ना। तो ये सब वरीयता क्रम में आते हैं 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे जनरल और उनके समान जो रैंक वाले सेनाध्यक्ष होते हैं वो सब आते हैं। चलिए इस टेबल में ऊपर की ओर यानी दाहिनी ओर चलते हैं, और दाहिनी ओर का हिस्सा कुछ यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। थोड़ी रफ्तार पकड़नी पड़ी, मतलब स्क्रॉल करने में, तो घबराइएगा नहीं। यहाँ से हम लोग आराम से देखेंगे। देखिए 13वां नंबर जो है, 13वीं रैंक जो है, ये असल में भारत में स्थित जो विदेश के असाधारण दूत और पूर्णकालिक मंत्री हैं, पूर्णाधिकारी मंत्री हैं असल में, उनका है। और चौथा क्रम है राज्यों के विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष, अपने अपने राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, और उनका जो क्षेत्राधिकार है वो उनका अपना होना चाहिए, बाहर नहीं। बाहर उनका वरीयता क्रम बदल जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है अपने अपने राज्यों में, और आप तो जानते ही हैं कि अपने घर में सभी शेर होते हैं, तो यहाँ इनकी वरीयता भी अच्छी खासी, हालांकि अगर पहले से तुलना करें तो काफ़ी पीछे। इसके बाद 15वें नंबर को देखिएगा, राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अपने राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, ये अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में वरीयता क्रम में रखे गए हैं 15वें स्थान पे। 16वें स्थान पे लेफ्टिनेंट जनरल और उनके समान जो रैंक वाले ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, उनको रखा गया है। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष होता है, मतलब जो न्यायाधिकरण होते हैं, उनका अध्यक्ष होता है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, या अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष होगा, या फिर आपका अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, इस तरह के जो हैं। और साथ साथ न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालयों की बात हो रही है। तो ये अपने क्षेत्राधिकार से अगर बाहर चले जाते हैं, ये सारे लोग अगर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चले जाते हैं, साथ में उच्च न्यायालयों के जो अवर न्यायाधीश हैं, यानी जो नीचे वाले जज होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्ट में सिर्फ जो सुप्रीम पोजीशन है वही रहती है, उसके अलावा छोटे छोटे सहवर्ती जज होते हैं, तो वो भी अपने अपने क्षेत्राधिकार में। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्षेत्राधिकार किसका बाहर का दिया हुआ है 17वीं रैंक में, तो 17वीं रैंक उनको प्राप्त होती है जो इस पद पे आसीन है। और ये जो विशेष रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर की बात कही गई है, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में, ठीक है। अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं किसी दूसरे प्रदेश में जहाँ पर उस हाई कोर्ट का कब्जा ना चलता हो, तो वहाँ पर उनकी रैंक क्या होगी, उनकी वरीयता होगी 17वें स्थान पे। 18वें नंबर का देखिएगा, राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने अपने राज्य से बाहर, राज्यों के विधानमंडलों के सभापति अध्यक्ष अपने राज्य से बाहर, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा राज्य विधानमंडलों के उपसभापति उपाध्यक्ष अपने अपने राज्य में, ये आप देख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद, ये सभी अपने यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। 19वां देखिएगा, बिना मंत्री परिषद वाले जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, सब जगह मंत्री परिषद नहीं होती है, पीछे ही कहा था, तो जहाँ पर मंत्री परिषद नहीं है वहाँ ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्य आयुक्त होते हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में, उनको वरीयता प्राप्त है 19वें नंबर की। और राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में 19वें रैंक पे आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, दिल्ली महानगर परिषद और उपसभापति, मतलब ये सारे जो पद हैं
ये अपने अधिकार क्षेत्र में 19वीं रैंक में रखे गए। इसके बाद 20वीं रैंक जो है वो राज्यों के विधानमंडलों के उपसभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अपने राज्य से बाहर उनकी है। और संसद सदस्य जो हैं वो काफ़ी पीछे हैं। यहाँ देखिए आप 21वीं वरीयता में आते हैं। 22वीं वरीयता में राज्यों के उप मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य से बाहर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाहर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 23वीं जो वरीयता है उसमें आर्मी कमांडर आएंगे, उप थल सेनाध्यक्ष आएंगे या इनके समकक्ष पद वाले जो अधिकारी हैं। राज्य सरकारों के जो मुख्य सचिव हैं अपने अपने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त हैं। इसके अलावा आपके अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त हैं, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य जो हैं, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, सदस्य, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं। जनरल की रैंक के या उनके समकक्ष रैंक वाले जो अधिकारी हैं वो सभी इसमें 23वें नंबर की वरीयता में रखे गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं, प्रधानमंत्री के सचिव होते हैं, आमतौर पे ये IAS अधिकारी होते हैं, मतलब यही तरीका है, ट्रेडिशन है। इसके बाद राज्य और लोकसभा सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो भी आपके 23वीं वरीयता में आते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी आपके 23वीं वरीयता में आते हैं। 24वीं वरीयता में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के मतलब लेफ्टिनेंट जनरल की या तो रैंक हो या फिर उसके समकक्ष अगर रैंक है तो इस तरह के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, उनको रखा गया है। बाकी यहाँ पर ये कोई वरीयता क्रम नहीं है, ये हमारे चैनल का परिचय है। पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये नंबर दिए हैं, कई सारे नंबर हैं ना, तो इन पे आप फ़ोन घुमाइएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको संपर्क हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या करना होता है, कैसे पेमेंट करना होता है, कैसे इन ग्रुपों में जोड़ा जाएगा। और कोई शंका हो तो सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ फ़ोन बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ मैसेज करिएगा। तो यही सारी बात है। नई इच्छा जुड़ने की है, कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो देखिए, वीडियो देखकर बढ़िया नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। तो देखिए 25वां जो है मतलब 25वीं वरीयता है असल में, तो भारत सरकार के अपर सचिव, सॉलिसिटर जनरल, राज्यों के महाधिवक्ता, टैरिफ आयोग के अध्यक्ष, स्थायी और अस्थायी कार्यदूत, ठीक है, स्थानापन्न उच्चायुक्त, ये सब कौन सी वरीयता में आते हैं? 25वीं। साथ साथ अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाहर वाली बात हो रही है। राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव होते हैं अपने अपने राज्य के बाहर उप नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, इसके अलावा उपसभापति जो है दिल्ली महानगर परिषद के, ये सब अपने प्रदेशों से बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर रहते हैं तो उनको 25वीं वरीयता में रखा जाता है। इसके अलावा निदेशक जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हैं, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशक CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये सब, और खुफिया ब्यूरो के जो निदेशक हैं उनकी भी वरीयता यही है। साथ साथ उपराज्यपाल अपने केंद्र शासित प्रदेश से अगर बाहर जाएंगे तो उनको भी 25वीं वरीयता में रखा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, दिल्ली के कार्यकारी पार्षद, ये सब अपने क्षेत्र से बाहर। मेजर जनरल की रैंक और उनके समान रैंक वाले जो सशस्त्र सेनाओं के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं उनको भी इसी क्रम में रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर। और 26वां आप देख रहे हैं, 26वीं वरीयता अंतिम है और इसमें भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले जो अधिकारी हैं, साथ साथ मेजर जनरल की रैंक और उनके समान रैंक वाले जो अधिकारी हैं उनको रखा गया है। तो ये है वरीयता, मतलब प्रायोरिटी किसको किस हैसियत की दी जाएगी, किसकी कितनी हैसियत है असल में, ये यहाँ पर बताया गया। हालांकि लिस्ट लंबी है लेकिन मज़ेदार है, तो इसको बार बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ तो ऐसे ही दिमाग में रहेगी। रटने की कोई भी चीज़ आवश्यकता नहीं है, इतने सारे फैक्ट आप दिमाग में फीड नहीं कर सकते हैं, आपका दिमाग कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी ही है। अब यहाँ से जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा उसमें हम देखेंगे अंतरिम सरकार के बारे में। अब एकदम पीछे जाएंगे, यहाँ तो हमने वर्तमान स्थिति की चर्चा की, पीछे जाएंगे, देखेंगे संविधान बन रहा था तो क्या प्रक्रिया थी। तो अंतरिम सरकार गठित हुई, उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है, उसमें कौन कौन जने रहते हैं और उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है, ये सारी चर्चाएं हम विस्तार से करेंगे। लेकिन ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और हमारी कमिटमेंट है कि हम छोटे छोटे देंगे लेकिन ढेर सारे, और सिलेबस पूरा करेंगे। तो छोटे वाले लेक्चर ही बनेंगे। अगले वाले लेक्चर में आप देखेंगे, यानी अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि ये जो टेबल है ये क्या बताती है और इसके आगे बहुत कुछ है अभी देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।